ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की मौत की दीवार खड़ी की है, जो किसी भी देश के साथ, दुनिया की किसी भी ताकत के साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दावा तो ईरान का यहां तक है कि वो सुपर पावर की ताकत में भी बारूद भर सकता है, क्योंकि खबर यह आई थी कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग शुरू की है और इसके लिए पेंटागन में बहुत जबरदस्त मीटिंग चल रही है। 24-24 घंटे मीटिंग्स का दौर चल रहा है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी अचीव नहीं किया तो नाक कटाकर वापस लौटना पड़ेगा। अमेरिकी साख डूब जाएगी पूरी दुनिया में। अमेरिकी हथियारों की वैसे ही भद पिटी हुई है। बहुत मशहूर कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। यही कहानी आज की तारीख में अमेरिका की है। तो अमेरिका ने सोचा कि अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात की जाए और खार्ग में सबसे पहले 82 एयरबोर्न डिवीजन को उतारा जाए। ईरान ने कहा, बहुत स्वागत है आपका, आइए, वेलकम हबीबी। अमेरिका सिर्फ डायलॉग ना दे, होर्मुज में आए भी। और इसके लिए ईरान ने सैनिकों की भर्ती शुरू की और आज की तारीख ने ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रखी है। यह सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है ईरान के अंदर से। तो अमेरिका का पूरी तरीके से वेलकम करने के लिए कमर कस चुका है ईरान, क्योंकि ईरान को पता है कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज से निकलने वाले एक जहाज को हिट किया है। यह वो तस्वीर है जो IRGC के परमिशन के बगैर होर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं। ये टैंकर जहाज होर्मुज से गुजर रहा था। बहुत लेटेस्ट वीडियो जिसे सोशल मीडिया पर डाला गया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि होर्मुज से निकलते वक्त इस जहाज को IRGC ने उड़ा दिया। इस जहाज को IRGC ने नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह जहाज धू धू करके जल रहा है, धू धू करके नेस्तनाबूद हो गया समंदर के बीच में। तो किस तरह की तैयारी है ईरान की, उसकी आपने झलक देख ली। IRGC की होर्मुज में ताकत क्या है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई और ना ही किस देश के जहाज है इसके बारे में किसी देश की तरफ से अभी तक क्लेम किया गया। इसका इंतजार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, IRGC की तैयारी की झलक आपने देख ली। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें महिलाओं ने भी ईरान में हथियार उठा लिए हैं और इजराइल और अमेरिका से वो बदला चाहती हैं। उनका कहना है कि ईरान के अस्तित्व के जंग में वो भी अपना अहम योगदान देना चाहती हैं, दुश्मनों के साथ लड़ना चाहती हैं। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो तेहरान से आ रही हैं, ईरान से आ रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि ईरान इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है? आखिर क्यों ईरान 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है? क्यों ईरान में फौज में जाने की उम्र सीमा भी घटा दी गई है? समझते हैं इस खबर को विस्तार से, आइए जानते हैं। दरअसल खबर यह आई थी कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा आर्माडा ईरान की तरफ भेजा है, जिसमें से 3 वॉरशिप्स हैं, 2200 मरीन कमांडोज हैं और इसमें 82 एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं। तो ऐसे में खबर जब जैसे ईरान के पास पहुंची तो ईरान ने भी दावा कर दिया कि उसने 10 लाख लड़ाकों की वो मौत की दीवार खड़ी की है जिसे पार कर पाना दुनिया के किसी भी देश के बूते की बात नहीं है, जो किसी भी घुसपैठ को ऐतिहासिक नरक में तब्दील करने की ताकत रखती है। अमेरिकी सैनिक ईरान में उतरे तो ईरानी फोर्स उनको जहन्नम भेजने की तैयारी कर रही है।
अमेरिका की प्लानिंग है कि खार्ग द्वीप समेत कई आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया जाए। आइलैंड्स पर कब्जा करने से क्या होगा कि होर्मुज को वो सिक्योर कर लेंगे। ईरान की तरफ से होने वाले किसी भी हमले को वो हवा में ही रोक पाएंगे, लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने देगा। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान का जो ये कब्जे वाली प्लानिंग है, जो अलग अलग द्वीप में है, जो ईरान के द्वीपों पर कब्जे वाली प्लानिंग अमेरिका की, वो देखते हैं। आइए, कब्जे का जो ये नया फ्रंट है जहां पर अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स उतारना चाह रहा है, उसमें खार्ग द्वीप है, केश्म द्वीप है, बंदर अब्बास द्वीप है, लारक द्वीप है, दोनब द्वीप है और अबू मूसा द्वीप है। अब यहां पर स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताता हूं। स्ट्रैटेजी ये है कि खार्ग द्वीप, केश्म द्वीप, बंदर अब्बास द्वीप, लारक द्वीप, अबू मूसा द्वीप और दोनब द्वीप, अगर इन आइलैंड्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो इस इलाके को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कौन सा इलाका है? ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये है होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा हुआ तो फिर ईरान खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, यानी कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगेगा और ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा। एक तरह से ईरान की कमाई का जरिया भी बंद हो सकता है अगर होर्मुज को कंट्रोल कर लिया गया। तो अमेरिका ने सोचा कि यहां पर तो यहां से जाना मुमकिन नहीं। यह है गल्फ ऑफ ओमान और यह है पर्शियन गल्फ जो यहां पर आप देख रहे हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान से होकर जाएंगे तो यहां ईरान मार देगा, यहां से नहीं गुजर सकते। तो उन्होंने सोचा कि हम 82 एयरबोर्न डिवीजन को लगाएंगे और उनको पैराट्रूप कराएंगे, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं सैनिक कैसे पैराशूट के जरिए इन आइलैंड्स पर उतर रहे हैं। यही प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग को चुनौती देने के लिए ईरान ने तैयारी की, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका ने अगर सीजफायर किया हुआ है, उसने कहा है कि वो अभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली तो यह कि वाकई अमेरिका सीजफायर चाहता है, लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करना चाहता है और इसलिए ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। ईरान की तैयारी क्या है, अब आपको समझाते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका आज नहीं तो कल फिर से वापस लौटेगा, इसलिए ईरान की रणनीति सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार कर लिए हैं पिछले कुछ दिनों में। लड़ाकों में सेना और आईआरजीसी के गार्ड्स भी शामिल हैं। इन लड़ाकों को स्थानीय स्थिति का पूरा ज्ञान है, यानी कि उनको डेमोग्राफी की पूरी नॉलेज है। स्थिति की जानकारी ना होना बाहरी सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यूएस सेना जमीन पर उतरी तो अपने तरीके से हैंडल करेगा ईरान। अमेरिका के लिए चुनौती क्या है? अमेरिका के लिए चुनौती यह है कि अगर वो पैराट्रूप कराते हैं, पैराड्रॉप कराते हैं पैराट्रूपर्स को, तो वो सिचुएशन अमेरिका के लिए मुफीद नहीं है। 16 दिन में 11,000 हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। हथियारों की लागत $26 अरब तक है, जिसको अभी तक खर्च कर चुका है, और अमेरिकी हथियार भंडार पर भी जबरदस्त दबाव है। जमीनी युद्ध से सैन्य और आर्थिक दोनों स्तर पर भारी नुकसान हो सकता है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं, इसलिए यह विकल्प तो है, लेकिन गट्स दिखाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिकियों को जवाब भी देना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका ऐसा करेगा? चलिए आप बता देते हैं अमेरिका में कितनी सैन्य ताकत मिडिल ईस्ट में मौजूद है, यह भी आप देख लीजिए। कहते हैं पहले से ही अमेरिकी सैनिक 50,000 की संख्या में मौजूद है, जिसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट में 7,000 यूएस सैनिक मौजूद हैं। 5,000 के करीब कमांडो, मरीन कमांडो मौजूद हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 सैनिक मौजूद हैं। 10,000 सैनिकों की तैनाती संभव है। कुल 17,000 से अधिक संख्या हो सकती है। खाड़ी देशों को मिला दें, आसपास के डिप्लॉयमेंट को मिला दें, अमेरिका के बेसिस मिला दें, डियागो गार्सिया भी मिला दें, टेम्परेरी बेसिस में मिला दें, तो कुल सैनिकों का अनुमान जो है वो 50,000 है। अब आप अनुमान लगाइए 50,000 बहुत अत्याधुनिक वेपन, लेटेस्ट हथियारों के साथ, और 1 लाख सैनिक अपनी ही जमीन पर, अपने ही डेमोग्राफी में, अपने ही सरजमी पर दुश्मन के सामने ईरान के लिहाज से कहीं से मुकाबला बन रहा है? नहीं हो सकता है। अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया, जिनके पास तो आर्म एम्युनिशन भी बहुत लेटेस्ट नहीं थे और उनकी संख्या भी हजारों में थी, बहुत सीमित संख्या थी। और ईरान वही कर रहा है जो तालिबान ने किया था, प्रॉक्सीज में लड़ना, अलग अलग गुटों में लड़ना। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम होर्मुज के बाद अब लाल सागर के अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने वाले हैं।
यानी अगर अमेरिका नहीं रुका तो दो तरफा कोहराम होगा। और दो तरफा कोहराम कैसे होगा? दो तरफा कोहराम ऐसे होगा कि मिडिल ईस्ट से निकलने वाला सप्लाई मानदेब स्ट्रेट से भी होकर निकलता है यमन के रास्ते के जरिए। अगर मानदेब को बंद किया गया तो फिर तेल के बाजार में जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अमेरिका के सामने ईरान की स्ट्रैटेजी हर बार 20 साबित हुई है और दूसरी ओर अमेरिका हर बार एक कदम पीछे रह गया है। ईरान हर बार बाजी मारता नजर आया है। अब दो जगह हैं मिडिल ईस्ट से तेल निकालने के लिए। आपने होर्मुज के बारे में तो बहुत कहानियां सुनी हैं। अब देख लीजिए दो स्ट्रेट कौन कौन से हैं। एक है होर्मुज स्ट्रेट जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रीफ किया, और ये एक है ये यमन। ये जो एरिया देख रहे हैं यमन का एरिया है। ये है पूरा मिडिल ईस्ट जिसमें मिडिल ईस्ट के अलग अलग देश आते हैं। ये है मानदेब स्ट्रेट। अगर ये मानदेब स्ट्रेट बंद हो जाता है तो इस इलाके से निकलने वाला जितना भी माल है वो सब कुछ बंद हो जाएगा, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट पर नो एंट्री और उसके बाद मानदेब स्ट्रेट पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। तो मिडिल ईस्ट के लिए एक तरह से दो तरफा मार की शुरुआत हो जाएगी। और ईरान ने फैसला कर दिया है कि अगर अमेरिका नहीं रुकता है तो दोनों तरफ नाकेबंदी कर देंगे यमन के साथ मिलकर। लेकिन ईरान इस जगह से काफी दूर है, इसलिए यहां पर उसने प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है, यमन में मौजूद प्रॉक्सी। अब अमेरिका के लिए सिचुएशन यह है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। गिरना दोनों तरफ है। हाँ, एक तरफ कम गिरेंगे, एक तरफ कहां तक जाएंगे खाई में पता नहीं। अब मानदेब स्ट्रेट होर्मुज स्ट्रेट में डिफरेंस क्या और इससे फर्क कितना पड़ता है, जल्दी से आप ये भी देख लीजिए। मानदेब स्ट्रेट जो है वो अरब प्रायद्वीप अफ्रीका के बीच स्थित एक लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जबकि होर्मुज स्ट्रेट जो है वो फारस की खाड़ी को पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और अरब सागर से जोड़ने वाला सिंगल समुद्री मार्ग है। यह बेसिक डिफरेंस है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 10% और कंटेनर व्यापार का तकरीबन 25% इसी रास्ते से गुजरता है। 1869 में सुएज कैनाल ओपनिंग के बाद एशिया यूरोप व्यापार के लिए यह बेहद अहम मार्ग बन गया। लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा, जिसमें पेरिम द्वीप इसे दो चैनलों में बांटता है, एक गहरा है और एक उथला है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूती हमलों से यातायात आधे से भी कम हो गया था और 2026 में तनाव फिर से बढ़ा तो संभावित अवरोध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर होर्मुज की बात की जाए तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है। खासकर एशियाई देशों के लिए चीन, भारत और जापान की डिपेंडेंसी होर्मुज पर काफी ज्यादा है। अगर यहां पर देखें तो लगभग मानदेब स्ट्रेट 26 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें पेरिम द्वीप इसे दो चैनलों में बांटता है। तो यह बेसिक डिफरेंस है दोनों में और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो गैस के लिहाज से हो, चाहे वो तेल के लिहाज से हो और फिर चाहे वो दूसरे अलग अलग चीजों को लेकर हो। यानी मिडिल ईस्ट के जंग में जहां ईरान बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहा है और रणनीतिक तौर पर वार कर रहा है, अभी तक ईरान ने ऑफिशियली किसी से मदद नहीं मांगी है और वो इजराइल और अमेरिका समेत 12 देशों को सीधे टक्कर दे रहा है। यानी सीधे तौर पर कहें कि अमेरिका को उसने घुटनों पर ला दिया है और अमेरिका पूरी दुनिया में सैन्य मदद के लिए भीख मांग रहा है। होर्मुज खुलवाने का दम भरने वाले ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया है। The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia. The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia. यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ऑब्जेक्टिव कभी तेहरान की रिजीम को कंट्रोल करना और वहां सत्ता परिवर्तन करना था, उसी अमेरिका का ऑब्जेक्टिव चेंज होकर होर्मुज को खुलवाने तक आ गया और अब वो कह रहे हैं कि होर्मुज से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए अमेरिका की स्थिति कैसी हो गई है। ईरान जैसे छोटे सा मुल्क सामना करने के लिए नेटो और अन्य देशों के सामने वो
गिड़गिड़ा रहे हैं और कभी कभी नेटो को गाली भी दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यूएस से लगातार लड़ाइयों में मदद मांगी जाती है और हमने की है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी तो नेटो से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। सुनिए मार्को रूबियो का बयान। The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other. The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. डोनाल्ड ट्रंप का 5 दिन का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा फिर से जंग लड़नी पड़ेगी। 5 दिन का टाइम ओवर हो गया है। ईरान ने कुछ समझौता ही नहीं किया। आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी जल्दी सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया और लिखा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर ऊर्जा संयंत्र को नष्ट न करने की अवधि 10 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब के लिए इसे रोक रहा हूं। बातचीत जारी और फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद बातचीत अच्छी चल रही है। ईरान ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे एक बात तो साफ है, अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई तरह की बातें कर रहा है। मुझे याद है कि 28 तारीख को हमले के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा था कि हम जंग जीत चुके हैं, और जंग के 28वें दिन भी अमेरिका यही कह रहा है जंग जीत चुके हैं, लेकिन कंट्रोल तेहरान के हाथ में है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कौन सी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने जीत ली है? सच्चाई यह है कि अमेरिका के भरोसे में रहकर मिडिल ईस्ट देश भी तबाह हो चुके हैं। ईरान का इंतकाम बाकी है और यूएस के साथ साथ मिडिल ईस्ट देशों को भयंकर नुकसान हुआ है। कुवैत के शुअबा पोर्ट को देख लीजिए, तबाह कर दिया गया है। टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर नष्ट कर दिए गए हैं। 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लेकिन अमेरिका कबूल नहीं करता है। अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, एयरक्राफ्ट हैंगर को नुकसान पहुंचाया गया। कैंप ईंधन भंडारण को उड़ा दिया गया। अल उदैद एयरबेस कतर, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया। बहरीन में यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर हमला किया गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सऊदी कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। और अमेरिकी आईआरजीसी प्रवक्ता ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी परमानेंट अमेरिकी बेसेस हैं, सबको खत्म कर दिया है। ये ईरान का दावा है और इसका जवाब अभी तक अमेरिका से नहीं आया है। अब रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी का एक बयान बहुत ट्रेंडिंग है। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका को ईरान से चले जाना चाहिए। ज्यादा इज्जत उतरी तो सालों तक असर रहेगा और लोग अमेरिका को हल्के मिलेंगे। उन्होंने यह तक कहा कि जब हाथी भी लंगड़ा हो तो कुत्ते उसे नोच कर खा जाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका का पाला तो शेर से पड़ा है। कोई चारा नहीं, ठीक है। अभी भी मैं उनको कहूंगा कि साहब कैसे जैसे तैसे बातचीत कर लो और इज्जत बरकरार रखो। एक बार आपने बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले, सबसे पहले ऑयल की कीमत $200 प्रति बैरल जाएगी। ये थोड़ा मार्केट्स को भी ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। जो खूना खच्चर स्टॉक मार्केट्स में हो रहा है, जो ऑयल की कीमतें चढ़ी जा रही हैं, उसको रोकने की कोशिश भी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? नंबर 1। नंबर 2, जरा बात करें आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड। मिलिटरीली क्या कर सकते हैं? अरे साहब, बेवकूफ़ बनाओ सिविलियंस का। अगर आपको गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलनी है, प्रॉब्लम ईरान की नेवी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने डुबो दी। तो भाड़ में जाओ, डुबो दी। कितनी नेवी थी? नेवी इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम इज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन्स। 2 ड्रोन एक टैंकर को डुबो सकते। 2 ड्रोन, टैंकर आग जल्दी पकड़ते, तेल भरा पड़ा साहब। तो 1 ड्रोन 2 ड्रोन आपका टैंकर गया।
कौन सा टैंकर माई का लाल करेगा? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे ये टैंकर डरपोक हैं। अच्छा साहब, जब आपको वियतनाम लड़ना था तो आप डॉज मार गए, ड्राफ्ट डॉज, कि मैं बीमार हूं साहब, मैं नासाज है तबीयत मेरी है, और अब आप औरों को कह रहे मर जाओ मर जाओ, मरने से डरते हो। कमाल है साहब। यानी रक्षा विशेषज्ञ साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका में ही अमेरिका की किरकिरी होने वाली है और यही वक्त है, अगर अमेरिका नहीं निकला तो इससे ज्यादा बेइज्जती होगी। चलिए आपको पूर्व राजनयिक को भी सुनवाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप को अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो जो होगा वो अमेरिका के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह लिखा जाएगा। ईरान में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है फारसी में और अरबी में, मुतज़ायदात। मुतज़ायदात का मतलब होता है ओवर बिडिंग। तुमने जो मोल लगाया मैं उससे ज़्यादा मोल लगाऊंगा। तो दोनों पक्ष ओवर बिडिंग कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी शर्तें रख रहे हैं। दूसरे पक्ष को ये शर्तें मंजूर नहीं हो सकती, ऐसा उनको भी पता है, लेकिन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है, अधिकतम जो अपना रवैया दिखाने का है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नए आयतुल्ला सुप्रीम लीडर रहबर हों, दोनों ही तरफ से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अब तो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ईरान से निकल जाना चाहिए अमेरिका को, नहीं तो अमेरिका की ऐसी बेइज्जती होगी जिस बेइज्जती से वो कभी नहीं निकल पाएगा। वैसे ईरान ने पहले ही फरमान जारी कर दिया कि होर्मुज और ईरान की जमीन पर आपका स्वागत है, लेकिन आइए अपने रस पर। इतिहास के आंकड़े कहते हैं कि ईरान में एंट्री लेने वाले पांव के निशान तो मिले, लेकिन वापस जाने वाले पांव के निशान आज तक नहीं मिले। यानी ईरान के लिए जो सपना ट्रंप देख रहे हैं वो फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। चलिए इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।